इंडियन पॉलिटी। आज हम कुछ आईआर से रिलेटेड पोर्शन कर लेंगे, जिसमें कि हम करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग लेने के लिए, जो एससीओ का समिट हुआ था चाइना में, वहाँ पर गए थे। तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा इसकी मीटिंग जो हुई है, उसी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स बिल्कुल ए टू जेड इसमें कवर करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एससीओ। तो गाइस, जो एससीओ है उसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम इसका पूरा नाम यही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक समय था जब इसका नाम था शंघाई 5। ये इसका पुराना नाम था। जब ये 1996 में इसका गठन हुआ, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस और तजाकिस्तान ने इसका गठन किया था। इसीलिए इसका नाम शंघाई 5 था, क्योंकि चीन जो था वो बीच में इसके इसी ने स्टार्ट करा था, इसी के दिमाग में ये प्रोसेस आया था, इसीलिए इसका नाम शंघाई था। ठीक है, और क्योंकि ये 5 मेंबर्स थे, तो शंघाई 5 के नाम से जाना गया। ठीक है, तो अभी मैंने इसके सामने इनके जो अभी के जो वर्तमान जो हेड है, ठीक है, वर्तमान हेड्स जो है उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिए। जैसे कजाकिस्तान के जो हेड है वो है कासिम जोमार्ट टोकाएव। किर्गिस्तान के हेड है सादियार जेपारोव। और चाइना के आपको पता ही है, शी जिनपिंग। रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन। तजाकिस्तान के हैं एमोमली रहमोन। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। अभी इन्होंने ये एससीओ की जो बैठक ली है, उसमें जो हेड्स थे वो ये सारे थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये शंघाई 5 जो है वो 1996 में बना था, और उद्देश्य थे राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा। ये रीजनल सुरक्षा से भी थोड़ा सा एसोसिएट कर सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन एससीओ जो बना वो शंघाई 5 से 2001 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आज वर्तमान एससीओ की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 15 जून 2001 को। और तभी से एक स्थायी सचिवालय भी एससीओ का बनाया गया, जो कि बीजिंग में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये संगठन जो है, इसका नाम तो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो सचिवालय है वो कहाँ है। तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि शंघाई कोऑपरेशन है तो इसका मुख्यालय या सचिवालय भी शंघाई में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सचिवालय है बीजिंग में, जो कि चाइना में ही है। ठीक है, बीजिंग कैपिटल है चाइना की। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज जो एससीओ की है वो है चाइनीज, जो कि मैंडरीन है, और रशियन लैंग्वेज। ठीक है, ये दो लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एससीओ की। उसके बाद अभी जैसे हमने पीछे स्लाइड में करा कि ये 5 तो मेंबर्स थे ही, फिर 6th मेंबर उज्बेकिस्तान बना था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 6th कौन सा है, 7th 8th कौन से बने, 9th 10th कौन सा बना। तो शुरू के 5 उसमें तो सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है, वो पांचों एक साथ आए थे, जो कि 1996 में आ गए थे। ठीक है, लेकिन अगर हम एससीओ के गठन की बात करेंगे तो 2001 माना जाएगा। ये ध्यान रखना है, शंघाई 5 के मेंबर्स थे ये 5 देश, लेकिन एससीओ के मेंबर्स वो बने थे 2001 15 जून को। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना है कि किस तरह से पूछा जा रहा है। अगर ये पूछा जा रहा है कि एससीओ को कब ज्वाइन किया 5 देशों ने, या गठन जो हुआ किन देशों ने किया, तो वो 5 देश आपने मेंशन करने हैं, और गठन का टाइम भी एससीओ का आपको बताना है उसमें 2001। ठीक है, जो 6th जो कंट्री थी जो जुड़ी एससीओ से वो थी उज्बेकिस्तान। और आज के टाइम में, यानी कि जो वर्तमान हेड है, मैं पीछे भी बात करके आई हूँ, जो वर्तमान हेड्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जिससे कि आप साथ साथ में याद कर सको। कई बार देखेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा इजीली। तो जो उज्बेकिस्तान के हेड है अभी फिलहाल, वो है शवकत मिर्जियोयेव। और भारत के नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान शहबाज शरीफ, शहबाज लिख दिया मैंने यहाँ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई हैं, ये याद रखना। फिर है ईरान के हैं मसूद पेजेश्कियन, और बेलारूस से है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कौन कहाँ से है। तो जो 7th और 8th मेंबर है, ये एक साथ बने थे 2017 में। ये इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। जो भारत है उसको रशिया लेकर आया था कि आना चाहिए, रशिया ने कहा भारत को भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो जैसे ही प्रमोट किया रशिया ने इंडिया को, तो चाइना जो था उसने प्रमोट किया
पाकिस्तान को, इसलिए दोनों देश शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद 2023 में ईरान को शामिल किया गया। ईरान खुद शामिल हुआ 2023 में। 2024 में यानी कि पिछले ही साल बेलारूस, जब अस्ताना कजाकिस्तान में समिट हुआ था, तब शामिल हुआ। ओके, तो ये 10 के 10। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, ट्रक के ऊपर पीआईबी। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, ट्रक के ऊपर पीआईबी। देखिए, टी फॉर तजाकिस्तान, आर फॉर रशिया, यू फॉर उज्बेकिस्तान, सी फॉर चाइना, के फॉर किर्गिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया एंड बी फॉर बेलारूस। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये आपके टोटल 10 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन रह गया? अच्छा हाँ, तो ईरान और इराक दोनों आ गए इसमें। ठीक है, PIIB कर लेना इसको। ठीक है, तो इजी है काफ़ी, ये याद रखना। वैसे भी सेंट्रल एशिया के देश हैं ये सारे, जो पिछली स्लाइड में ये देखिए, ये तो सारे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, तजाकिस्तान, ये तो सेंट्रल एशिया के हैं, तो ये आपको याद भी रह जाएंगे। उज्बेकिस्तान, ठीक है, और फिर रशिया के बिल्कुल ईस्ट नहीं वेस्ट पार्ट में बेलारूस है। ठीक है, ईरान जो है ये एससीओ में भी शामिल है, ये ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों जगह पर शामिल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्यवेक्षक मेंबर्स कौन कौन से हैं। 2 ही पर्यवेक्षक मेंबर हैं। तो पर्यवेक्षक जो सदस्य है यानी कि ऑब्जर्वर मेंबर्स जो होते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, वो 2 हैं। एक अफगानिस्तान है और एक मंगोलिया है। ये चाइना के ऊपर ही है मंगोलिया, तो इसलिए ये शामिल होना चाहता है, नज़दीक ही है, ये भी एशिया का ही पार्ट है। और पाकिस्तान के जस्ट वेस्ट में है अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसलिए इनका इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है इसमें शामिल होने के लिए। अब जो वर्तमान सेक्रेटरी जनरल एससीओ की, वो कौन है? वो है नूरलान यरमेकबेव। ठीक है, ये ध्यान रखना है नाम, और भी कुछ नहीं तो नूर याद रख लेना। वर्तमान जो एससीओ के हैं, ये एससीओ के अंदर नूर लेकर आए हैं, सेक्रेटरी जनरल है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके जो 2 स्थायी कार्यालय है या कार्य क्षेत्र या कार्यालय बोल सकते हो इसको। एक्चुअली इंग्लिश से हिंदी बनाने में थोड़ी सी मशक्कत लगती है, जो वर्ड्स कई बार आ नहीं पाते हैं, बट जो 2 स्थायी ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए। एक तो है ताशकंद में, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, ध्यान रखना है, ये उज्बेकिस्तान में है ये ताशकंद। ताशकंद तो हम इंडियंस को अच्छी तरह से याद है, यहाँ पर जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने समझौता किया था 1966 में, है ना। एनीवेज, तो ताशकंद में है रैट्स का ऑफिस। रैट्स की फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो ये ताशकंद में सिचुएटेड है। उसके बाद जो सचिवालय है वो है बीजिंग में, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसका जो सचिवालय है वो बीजिंग में है, शंघाई का। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सचिवालय है वो बीजिंग में है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो अभी मीटिंग हुई है, दैट इज 25th मीटिंग, वो 2025 में हुई है। अभी तक की लार्जेस्ट मीटिंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो हैं शामिल हुए हैं अभी तक। तो ये हुई है, वेन्यू जो इसका है वो है तियानजिन, जो कहाँ पर है? लोकेटेड चाइना में। अब देखिए यहाँ चाइना का नाम सिर्फ चाइना नहीं है इस देश का नाम, तो आपको ध्यान रखना है इसका पूरा नाम है चाइना का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको सिर्फ चाइना नहीं कहेंगे आप, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेन्यू कहाँ था, तियानजिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तियानजिन चाइना, या तीसरा चौथा और ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ध्यान से ऑप्ट आउट करना है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट वाज द नेम ऑफ चाइना, दैट इज एक्चुअली। तो लार्जेस्ट हुई, और ये कब हुई कंडक्ट? 31 और 1 सितंबर, 31 अगस्त और 1 सितंबर, यानी कि 2 डे समिट था ये। ठीक है, ये 5वीं बार चाइना में कंडक्ट हुई है। पहले सबसे पहले 2001 में, फिर 2006 में, फिर 2012 में, फिर 2018 में, और अब 2025 में। तो आप ध्यान देखिए, अगर याद करना है तो देखिए इसमें और इसमें जो फर्क है वो 5 साल है, फिर इसमें और इसमें 6 साल का अंतर आ गया, फिर 6 का है, और फिर उसके बाद 7 का हो गया। तो अगर आपको याद भी रखना है तो बहुत ईजी है, 2001 याद कर लो क्योंकि एससीओ तब बना था, 2025 याद कर लो। ठीक है, बीच में 5 और 6 का गैप है।
ओके। थीम जो थी एससीओ की वो है सस्टेनिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए सस्टेनेबल या सस्टेनिंग ये बहुत कीवर्ड्स हैं आजकल। अब लेकिन यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो शंघाई स्पिरिट, शंघाई स्पिरिट, ठीक है, एससीओ ऑन द मूव, ठीक है, याद रखना आई थिंक इतना भी मुश्किल नहीं है। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो है 26th मीटिंग, जो कि होगी बिश्केक में, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। तो अब कई बच्चों को याद नहीं रहता किर्गिस्तान की कैपिटल कौन सी है, तो बहुत आसान है भाई, केक था जो किरकिरा हो गया, किर्गिस्तान। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, केक जो कि किरकिरा हो गया, यानी कि किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो बिश्केक है, ठीक है। ये मीटिंग होगी 2026 में कंडक्ट। और देखिए मीटिंग नंबर्स भी अभी अगर आप देखो ना, 2023, 2024, 2025 और 2026। तो जो 23वीं मीटिंग थी वो 2023 में हुई थी, जो कि इंडिया में हुई थी। फिर 2024 में हुई थी 24th मीटिंग। फिर 25th मीटिंग है ना, जो अभी हुई है चाइना में, ठीक है। और 24th हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है। और 2026 में देखो, 26 में और 26 ही मीटिंग है, ये होगी किर्गिस्तान बिश्केक में, ठीक है। सारी की सारी मीटिंग्स जो है ना, जितने भी देश है उसकी कैपिटल्स में कंडक्ट हुई है एससीओ की, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ बेसिकली जितने भी देश है इसके अंदर शामिल, ये इसमें कहाँ पर क्या स्थान है पूरे विश्व में इनका। तो अगर हम यूरेशियन रीजन, क्योंकि यूरेशियन इसलिए क्योंकि इसमें यूरोप की भी कुछ कंट्रीज हैं। आप कहोगे कैसे, देखिए ये जो बेलारूस है ना, ये यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, ये है यूरोपियन। जो रशिया है ना, ये देखिए रशिया, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। आपको पता है ना इसका कैपिटल कहाँ पे है, यूरोप में है, मॉस्को। तो इसलिए इसको एक एशियन कंट्री के बजाय, हालांकि सारा जो 90% जो हिस्सा है, बल्कि 95% हिस्सा रशिया का, वो एशिया को बिलोंग करता है। बट क्योंकि उसकी कैपिटल जो है वो यूरोप में है, इसीलिए उसको यूरोपियन कंट्री माना जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 60% जो एरिया है यूरेशियन रीजन का, यानी कि यूरोप एंड एशियन रीजन कवर करता है एससीओ। उसके बाद 40% जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है एससीओ। और 20% जीडीपी को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा इसका। तो जीडीपी 20%, ग्लोबल पॉपुलेशन 40%, यूरेशियन रीजन 60%, ठीक है। अब फोकस किस पर है, यानी कि इसके गोल्स क्या हैं, अगर हम इस पर बात करें कि ये जो संगठन है वो किस पर फोकस करता है, क्षेत्रीय सुरक्षा पर, यानी कि रीजनल सिक्योरिटी, और टेररिस्ट या टेररिज्म के अगेंस्ट बात करता है। तो ये आतंकवाद विरोध की बात होती है यहाँ पे, यानी कि खात्मा करने की बात हो रही है। हालांकि ये काफी मतलब विरोधाभास है इसमें कि पाकिस्तान को शामिल करके और अफगानिस्तान को शामिल करने की बात की जा रही है, और बात हो रही है आतंकवाद विरोध की। जब मेंबर ही इस तरह के हैं तो वो, लेकिन चलिए ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग, ठीक है, यानी कि आर्थिक, इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ वेल बिहेव करना, एक दूसरे का साथ देना, ठीक है, ये फोकस है। हालांकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ देशों को ज्यादा, जैसे कि चाइना की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, फायदा तो इन दोनों देशों को ही हो रहा है ना, लेकिन सभी जितने भी संगठन है उसमें किसी ना किसी को ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम होता है। कोशिश की जानी चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इक्विवेलेंट आने के लिए कम से कम लेवल, इक्वल लेवल फील्डिंग सबको मिले, ठीक है। एनीवेज, तो जो गोल्स हैं इस एससीओ के वो कौन से हैं, वो है आपसी विश्वास, कि आपस में विश्वास बना रहे सभी देशों का, क्योंकि सेंट्रल एशिया पहले ज्यादा था पार्ट इसका, लेकिन अब क्या हो गया, साउथ एशिया भी पार्ट बन गया है इसका, यूरेशिया भी बन गया है, बेलारूस, और इधर से ईरान भी आया है, इधर से फिर जुड़ा है, मंगोलिया जुड़ने की कोशिश कर रहा है ना। तो आपसी विश्वास जो है इसका मेन गोल है। गुडविल हो आपस की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में। राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, तकनीकी, संस्कृति का आदान प्रदान, देखिए ये सारे वही गोल्स हैं जो किसी भी एक संगठन या रीजनल संगठन के होते हैं। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।
एक बार 2 बार आप इसको रीड आउट कर लेना, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएँगे। शिक्षा, ऊर्जा, यातायात, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि को बढ़ावा देना, शांति, सुरक्षा व स्थायित्व को बनाए रखना, लोकतांत्रिक, पारदर्शी और रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम को बनाना। तो रैशनल बनाना, ठीक है? जो अभी इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम चल रहा है अभी फ़िलहाल, वो कैसा चल रहा है? उसमें जो जैसे यूएसए है, वो अपने आप को अभी हालाँकि पूरा जो विश्व है, वो मल्टीपोलर बनने की ओर है ना? मल्टीपोलर बट जैसे यूएसए है, अपनी तरफ अपनी ही मोनोपोली बनाने में तुला हुआ रहता है ना? जो चाहे जिसके साथ वो हमला करता है, युद्ध करता है, सैंक्शंस लगाता है, ठीक है? और अपने हथियार बेचता है, जहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा कराना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मोनोपोली बनाने के तरीके हैं, तो अपना चलाने के तरीके हैं। तो ऐसी स्थिति में नई जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम है, उसको बनाना इसके अगेंस्ट, है ना? जो अभी तक चलता आया है, ये नहीं चलेगा, ये अब समझ आ गया है। लोकतांत्रिक और पारदर्शी देशों को जो उस तरह से जो पहले सिर्फ नाम के लोकतांत्रिक देश हैं एक तो वो और एक खुद के देश मतलब खुद के लोगों के लिए तो लोकतांत्रिक है लेकिन जो विश्व के और अन्य देश हैं उनके लिए पारदर्शिता का अभाव ठीक है उनके ऊपर थोपना जैसे कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा यूएन के द्वारा उसमें कोई सुधार ना लेकर आना और बहुत सारे जैसे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के द्वारा मोनोपोली इनमें अपना शेयर इनका ज़्यादा होने की वजह से दूसरों पर अपने डिसीजंस थोपना तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि कैटर करने के लिए ये एससीओ बात करता है अब होगा या नहीं होगा या कितना काम किया है या कितना करना बाकी है वो एक अलग बात है लेकिन गोल में तो एटलीस्ट ये शामिल है अब बात कर लेते हैं मेजर एससीओ समिट्स कौन कौन से रहे हैं ये वन डे एग्जाम्स जो होते हैं ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है ये आती है पीसीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस का जो प्री है उसका बहुत फेवरेट पार्ट है ये कि कब कौन शामिल हुआ और कहाँ पर ये मीटिंग्स हुई हैं ठीक है तो ये जो फर्स्ट समिट है वो 2001 में माना जाता है क्योंकि हम यहाँ बात एससीओ की कर रहे हैं शंघाई 5 की नहीं कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखनी है एससीओ की जो फर्स्ट मीटिंग है वो 2001 में हुई थी जब एससीओ बना ठीक है पहले क्या था वो शंघाई 5 17वीं जो मीटिंग है देखिए 17 है ना ध्यान रखने वाली बात है एक है फर्स्ट है 17th मीटिंग हुई 2017 में भारत सदस्य बना अस्थाना कजाकिस्तान ने उस वक्त समिट कंडक्ट की थी ठीक है समिट कहाँ हुई थी अस्थाना कजाकिस्तान में तब भारत सदस्य बना ठीक है और यहीं पर ही पाकिस्तान भी सदस्य बना था ध्यान रखना है उसके बाद 2023 में 23वीं मीटिंग हुई भारत में ये भी ध्यान रखनी है कि भारत में अभी तक 2023 में एक ही बार मीटिंग हुई है और ये हुई थी न्यू दिल्ली में और तभी ईरान 9वां सदस्य बना था एससीओ का 2024 में 24वीं मीटिंग हुई अस्ताना में हुई थी ये बेलारूस 10वां सदस्य बना था 2025 में 25वीं मीटिंग हुई तियानजिन चाइना में ठीक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ओके 2026 में कंडक्ट होगी 26वीं मीटिंग जो कि होगी बिश्केक किर्गिस्तान में केक जो है वो किरकिरा है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं ठीक है वो यहाँ से इर्द गिर्द घूमेंगे ठीक है स्टेटमेंट टाइप के कई तरह के क्वेश्चन आते हैं एक होते हैं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड ठीक है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एक होता है स्टैटिक कि आपको स्टैटिक नॉलेज उससे रिलेटेड कितनी होती है एक होता है इन दोनों का मिक्सचर ठीक है तो आप किसी भी तरह से पढ़ेंगे इस क्लास को वो सब तरह से आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेगी तो जो 2025 में जो प्रमुख चीजें मतलब हुई उसके जो परिणाम हुए 2025 की 25th मीटिंग में वो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं क्या निकला भाई मंथन जो हुआ उस मंथन से निकला क्या ठीक है आतंकवाद का विरोध किया गया पहलगाम का जिक्र किया गया ये अच्छी बात है कि पहलगाम का जिक्र हुआ कि भाई पहलगाम में जो घटना हुई है टूरिस्ट्स के साथ और जो बाहर से जो आतंकवाद आया है ठीक है वो गलत बात है तो इस पर डिस्कशन हुआ सदस्यता व साझेदारियां उस पर बात हुई ठीक है तो लाओस में हुई थी जो सदस्यता की बात आई तो अभी लाओस
को भी शामिल करने का जिक्र आया हुआ है, यानी कि अब साउथ ईस्ट एशिया को भी लेकर आने की संभावना है। तो अब 27 मेंबर्स हो चुके हैं, बहुत सारे सदस्य बन चुके हैं, 10 तो परमानेंट और 17 जो अभी कतार में है। ठीक है, वैश्विक शासन पहल की बात हुई, यानी जो जैसे कि यूएन है, ठीक है, यूएन भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, डब्ल्यूटीओ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आईएमएफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस पर जो उन्होंने एक तरफा अभी तक निर्णय लिए है, उनका विरोध, उनके उपयोग पर विरोध, तो यानी कि जो वहाँ की जो शासन प्रणाली है उसका विरोध और एक नए शासन प्रणाली की पहल की बात यहाँ पर उठाई गई है। ठीक है, उसके बाद है सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों का संवर्धन, यानी जितने भी ये देश मेंबर देश हैं उनके जो सामाजिक मूल्य हैं या उनकी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उनको ऊपर उठाना, उनको आगे बढ़ाना, एक दूसरे मेंबर्स एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करे, उनको आगे बढ़ने में उनको मौका प्रदान करे अपने देश के अंदर, एक्सचेंजेस हो विचारों का, कल्चर का एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें और भी हुई, वो हुई गाजा, जो गजा है, वैसे ही इसका नाम गजा है, ये गजा होता है इंग्लिश में, लेकिन क्योंकि सब गाजा कहते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ गाजा ही लिख दिया। तो गजा और ईरान में जो सैन्य कार्रवाई है इसकी क्या हुआ, इसकी आलोचना की गई। ठीक है, आलोचना, आपको लगता है आलोचना करने से क्या होता है जब विश्व पटल पे किसी चीज का जिक्र होता है, यानी कि वो लाइमलाइट में आती है, लाइमलाइट में आती है तो वहाँ के देश जो समिट्स होते हैं तो वहाँ जितने भी मेंबर कंट्रीज होती है उसकी जो बातें वहाँ पर हुई है तो पूरे वर्ल्ड वाइड फैलती है ना, एक बार और दोबारा जिक्र में आ जाती है, और भत्सना की है या उसकी प्रशंसा की है किसी भी चीज की तो ये मैटर करता है, इसकी निंदा की गई वहाँ पे, और अफगानिस्तान में स्थायी शांति की बात की गई। फिर बात की गई आर्थिक सहयोग की और विकास के सहयोग की। ठीक है, आर्थिक और जो विकास के लिए सहयोग है उस पर बात की गई कि भाई जो एससी, इसके लिए फिर एक चीज जो नई जोड़ी जाने की जो इच्छा जागृत हुई वो ये हुई कि एससीओ का खुद का एक विकास बैंक होना चाहिए, उस पर जोर। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक जो सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करे, क्योंकि जितनी भी मेंबर्स देश हैं वो सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सिर्फ रशिया को छोड़ के। ठीक है, रशिया को छोड़कर बाकी के सब डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि एक डेवलपमेंट बैंक बने जिससे कि ये काउंटर कर सके जो भी यूएन के अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल बॉडीज हैं, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और डब्ल्यूटीओ भी जो व्यापार से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम एक अगले लेवल पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वैश्विक बहुपक्षवाद में एससीओ की क्या भूमिका है, यानी कि बहुपक्षवाद का मतलब होता है बाइपोलर वर्ल्ड में एससीओ की क्या भूमिका है। ठीक है, तो सबसे बड़ी तो यही है कि सार्वभौमिक समानता की बात करता है एससीओ, और बाइपोलर की बजाय मल्टीपोलर, सॉरी, बहुपक्षीयवाद का मतलब है मल्टीपोलर। ठीक है, तो मल्टीपोलरिज्म की बात करता है एससीओ, कि ऐसा नहीं है कि ये कहता है कि कोई एक शक्ति होनी चाहिए या दो शक्ति होनी चाहिए या दो पार्ट में वर्ल्ड बट जाना चाहिए जैसे कि कोल्ड वार के टाइम था, ऐसा नहीं था, बल्कि ये बात करता है आपसी सहयोग समानता की, कि सारे मेंबर्स जो है एससीओ के सब इक्वल है। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसलिए बात हो रही है मल्टीपोलरिज्म की। ठीक है, उसके बाद है भू राजनीतिक पहुंच का विस्तार, जैसे कि जो भी अ, अभी क्योंकि इसका विस्तार हो रहा है, इसमें मेंबर्स शामिल ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के मेंबर्स हैं या सिर्फ एशिया के हैं या सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज है या सिर्फ भाई यूरोपियन कंट्रीज है या सिर्फ तेल वाली कंपनीज है, ऐसा नहीं है, सभी तरह के देश इसके साथ शामिल हो रहे हैं, इसलिए भू राजनीतिक पहुंच का विस्तार यहाँ पर हो रहा है। 23% जो है जीडीपी वाले देश हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो उनकी जो जीडीपी है वो 23% है, जो मेंबर्स हैं उनकी जनसंख्या 42% है, नाटो को काउंटर करने के लिए पर्याप्त है, ग्लोबल साउथ को एक मंच प्रदान करता है ये संगठन, है ना, सुरक्षा और आतंकवाद रोधी उपाय, अफगानिस्तान संपर्क समूह, रैट्स, ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो एससीओ ने लिए हैं। रैट्स आपको पता ही है, ये रीजनल एंटी टेररिज्म
एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान कम्युनिकेशन ग्रुप है। ये अफ़गानिस्तान क्योंकि पिछड़ा हुआ देश है, अभी नया-नया ही स्वतंत्र हुआ है, तो इसको बहुत सहयोग की ज़रूरत है। तो इसलिए इसके सहयोग के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए इस तरह के ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। सुरक्षा और आतंकवाद पूरे अगर बात की जाए पूरे एशिया की प्रॉब्लम है फ़िलहाल, तो इसमें शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आतंकवाद का विरोध किया जाए। चाहे हम बात करें ईरान की, चाहे हम बात करें सीरिया की, चाहे हम बात करें पाकिस्तान की, चाहे हम बात करें अफ़गानिस्तान की, चाहे हम बात करें इंडिया की, चाहे हम बात करें चाइना की और चाहे अभी हम बात करें रशिया की। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना? उसके बाद है संपर्कता व आर्थिक एकीकरण की। एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे। आर्थिक एकीकरण यानी कि एक दूसरे के साथ ही व्यापार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को ही समर्थन देंगे, एक दूसरे का ही साथ देंगे। जैसे कि अभी बात की जाए, हालाँकि सैंक्शन लगाया था रशिया के ऑयल पर, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा था, लेकिन भारत ने रशिया से ही तेल खरीदा, कच्चा तेल, ठीक है। ईरान के साथ भी जो चाबहार बंदरगाह है, उसके साथ कोऑपरेशन हुआ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, यानी कि जो ये वर्ल्ड है मान लो, तो यहाँ पर नॉर्थ साइड है और यहाँ पर साउथ है। तो इसके बीच में एक परिवहन गलियारा बनाने की बात हुई है। उसके बाद चाबहार बंदरगाह परियोजनाओं को बढ़ावा, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिकली, ठीक है। उसके बाद वैश्विक संस्थाओं का सुधार, जैसे यूएन सुधार में एक रूपता लाने की, हालाँकि इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी यहाँ पर तो यूएन सुधार लाने की बात हो रही है, लेकिन जब यूएन में सुधार लाने के लिए वहाँ पर यूएन में बैठकें होती हैं या वोटिंग सिस्टम शुरू होता है, तब चाइना विरोध करता है भारत की सदस्यता का। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये स्थिति बदलेगी। अब बात कर लेते हैं कि एससीओ की चुनौतियाँ क्या-क्या हैं। एससीओ बना दिया गया है, एससीओ के गोल्स भी बड़े पावरफुल लग रहे हैं। एससीओ में जो अभी समिट हुआ है उसमें भी बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन बेसिक बात क्या है कि ये सारी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, इसमें सफलता कितनी मिलने की आशा है और क्यों नहीं मिल पा रही है अभी तक, इतना टाइम गुज़र चुका है। हम 2017 में हमने जॉइन किया था, अब 2025 ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं, तो अभी तक क्या चीज़ें हुई हैं, जो होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम चुनौतियों के रूप में इनको डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी जो चुनौती है एसईओ की वो है कमज़ोर सुरक्षा तंत्र। बेशक रैट्स का इनिशिएटिव यहाँ पे टेररिस्ट के लिए या टेररिज्म के लिए लिया गया है, लेकिन इसको इसका जो क्रियान्वयन है वो तो हुआ ही नहीं है ढंग से। तो क्रियान्वयन ही नहीं है किसी चीज़ का, तो फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए रैट्स कमज़ोर हालत में है, क्योंकि देखो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान इन सब में टेररिस्ट या टेररिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आस-पास के देशों को भी वो तंग कर रहे हैं, ठीक है? असमान शक्ति संतुलन है। बयानबाज़ी अधिक है। असमान शक्ति संतुलन ऐसे कि चाइना जैसा जो देश है वो बहुत शक्तिशाली है, रशिया जैसा देश है वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो पाकिस्तान जैसा देश है वीक है, वो चाइना उसको अपनी तरह से यूज़ कर रहा है। अगर दूसरी तरह और भी देखो जैसे उज़्बेकिस्तान है, उसकी भी कोई ख़ास हालत अच्छी नहीं है। इसके अलावा बात करो ईरान भी अभी युद्ध के उससे गुज़र रहा है, ये भी कोई ख़ास अच्छी स्थिति में नहीं है। तो शक्ति संतुलन नहीं है, असमान शक्ति संतुलन है ना? उसके बाद है अप्रभावी आर्थिक एकीकरण, यानी कि जो अ, आर्थिक एकीकरण की बात हो रही है लेकिन अप्रभावी हो रहा है। सार्क की तरह ना बन जाए कहीं ये सारे समिट्स की समिट्स तो हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं। तो सार्क में भी तो ऐसा ही था ना, 2014 से अभी तक कोई कंडक्ट ही नहीं हुई नेक्स्ट समिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने जिस तरह से हरकत की थी अ, उसके बाद यहाँ पर नहीं हुई थी। टेररिज्म के ऊपर ये बात बिगड़ गई थी, उसके बाद कोई कंडक्ट नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी दिखने में दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंटेशन और एग्ज़ीक्यूशन नहीं है, जो कि वेस्ट है ना? तो सहयोग को संस्थागत रूप देने में विफल रहा है एससीओ। तो सहयोग ही नहीं है उनको कोई इंस्टीट्यूशनल रूप में उसको एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं मिली है। ना विकास को, ना ऊर्जा को, ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, ना बैंकिंग को, ना ट्रेड को, ना फाइनेंस को। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत की क्या चिंता है? भारत के कॉन्टेक्स्ट में एससीओ कहाँ कितना खरा उतरता है? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कहाँ खरा नहीं उतरता है, प्रॉब्लम्स क्या है भारत के साथ एससीओ की, ठीक है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि चीन का प्रभुत्व है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है शंघाई, है ना? तो सहयोग
है ना? संगठन, यही है हिंदी में इसका मतलब। तो शंघाई सहयोग कर रहा है सबसे, ठीक है? तो यहाँ चाइना का ही वर्चस्व है और बीआरआई को वो बढ़ावा दे रहा है एक तरह से, ये सबको इकट्ठा करके सबको, जैसे होता है ना कि कोई एक बंदा है वो ग्रुप के सब मेंबर्स को बुलाता है और अपनी वस्तु का प्रमोशन करता है ना? अपने ब्रांड का प्रमोशन करता है। उसी तरह से लग रहा है कि बीआरआई को बढ़ावा देने के लिए जैसे कि एक संगठन का निर्माण हो गया है। कनेक्टिविटी परियोजनाएं जो है वो भी प्रॉब्लमैटिक है इसमें, जो सीपीईसी था, है ना? जो पाकिस्तान के साथ सीपीईसी है। सीपीईसी जो है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, ठीक है? तो यहाँ पर भी वो पाकिस्तान का पूरा फायदा उठा रहा है, लाभ उठा रहा है। तो ये भी भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू वो भारत पर हमला करना चाहता है इनडायरेक्टली, ठीक है? तो इसलिए नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि मालदीव, श्रीलंका और जो चाइना सी है, वहां से एक तरह से जैसे ये भारत का साउदर्न पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे श्रीलंका है। तो यहाँ से ये ये इधर जो है ये चाइना यानी कि साउथ चाइना है, ठीक है? साउथ चाइना सी है। अब यहाँ से लेकर अब यहाँ पर मालदीव है, ठीक है? यहाँ पर मालदीव है, ये इंडिया के पास पास है। तो अब ये यहाँ से लेकर फिर ये यहाँ आ रहा है, ठीक है? श्रीलंका से, और फिर ये यहाँ जा रहा है। तो एक तरह से देखिए भारत को, जो कि यहाँ पे इंडिया है, इसको घेर रहा है, यहाँ पे चाइना है। तो ये इंडिया को घेर रहा है एक तरह से। तो ये इसी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है? तो इससे प्रॉब्लम है भारत को। तो हालांकि भारत ने इसको काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड्स नाम से एक परियोजना शुरू की है, यानी कि परियोजना कहें या अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने शुरू किए हैं कि जो इसके बिल्कुल काउंटर करने के लिए बनाया गया है। पर बात तो चिंता की है यहाँ पर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से प्रॉब्लम है इंडिया को। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है पश्चिम विरोधी धारणा। अब चाइना जो है वो अभी क्यों बनाया उसने एससीओ, अभी क्यों इधर आ रहा है? क्योंकि यूएसए से उसको इश्यू आ गए, यूरोप से इश्यू आ गए, ठीक है? अभी वो पहले तो उस स्थिति में नहीं था, इकोनॉमिकली वो इतना साउंड नहीं करता था, लेकिन अब करता है। तो यूएसए और यूरोप यानी कि बिल्कुल इनके विपरीत धारा में बह रहा है चाइना का, जो भी आर्थिक रूप में कहे या फिर राजनीतिक, या जो इसकी सुरक्षा से संबंधी है, जो डिफेंस का जो इसका कल्चर इसने धारण किया हुआ है, वो सारा का सारा बिल्कुल वेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है? तो इसलिए भारत के लिए प्रॉब्लम है, भारत के लिए इसलिए प्रॉब्लम है। एक तरफ तो जो इंडिया है वो मेंबर है ईयू का, ठीक है? मतलब ईयू के साथ वो जाके बैठ के कर रहा है। फिर एक तरफ मेंबर है वो क्वाड का, यूएसए से भी अच्छे संबंध है, लेकिन दूसरी तरफ वो एससीओ के साथ आ रहा है। फिर एक तरफ वो आ रहा है ब्रिक्स के साथ आ रहा है, अगर हम यहाँ भी देखें तो जो इंडिया है वो हर तरह से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो क्लैश हो रहा है। दोनों जो इनके करेक्टरिस्टिक्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, तो ये भी प्रॉब्लम है। और जो एससीओ बिल्कुल के बिल्कुल अगेंस्ट है पश्चिम से, ठीक है? ये तो फिर भी इतने अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एससीओ काफी अगेंस्ट है पश्चिम से। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। आतंकवाद व पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी भारत की चिंता है कि एक तरफ तो हम पाकिस्तान के साथ सीट्स शेयर कर रहे हैं, है ना? यहाँ जाके एससीओ में, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमें आतंकवाद दे रहा है पहलगाम के रूप में, है ना? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। जबकि हमने सार्क इसीलिए ही छोड़ा है सार्क में जाना, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान मान नहीं रहा है, लगातार टेररिस्ट वहां से आ रहे हैं हमारे बॉर्डर से अंदर। तो इसलिए भी प्रॉब्लमैटिक है एससीओ। रेड्स की असफलता, ठीक है? ये जो कि एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया है, उसकी भी विफलता चिंता का कारण है। अब बात कर लेते हैं कि चलो चिंताएं तो हो गई। अब अगर एससीओ का मेंबर भारत बन गया है, अब इसमें संतुलन या इससे लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है भारत? क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपना सकता है जिससे कि भारत को लाभ हो जाए, या लाभ हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? रणनीतिक बहुसंरेखन मिल जाएगा। बहुसंरेखन का मतलब देखो, ना सिर्फ अगर हम जैसे यहाँ पे हमने इसके नकारात्मक रूप की बात की, इसमें सकारात्मकता भी है कि हम एक तरफ तो एससीओ जैसे संगठन से जुड़े हैं जो कि यूरेशियन, और ये अगर बात करें तो एशियन या सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो ज्यादा इसके अंदर आई हुई है। दूसरी तरफ हम ब्रिक्स से भी जुड़े हुए हैं, तीसरी तरफ हम
G20 से भी जुड़े हुए हैं और EU से भी, क्वाड से भी, है ना? यानी कि हम चारों तरफ सबसे जुड़े हुए हैं और जब सबसे जुड़ा होता है जो इंसान यानी कि वो काफ़ी अपना फ़ायदा या अपना लाभ मैक्सिमाइज़ कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये सबसे जुड़कर कि हम जो वर्ल्ड में है मल्टीपोलर सिस्टम लाना चाहते हैं। हम दूसरों को दबाकर नहीं, बल्कि दूसरों के साथ चलकर अपना विकास करना चाहते हैं, ठीक है? जो कि एक सकारात्मक रास्ता है, सकारात्मक पथ पर हम चल रहे हैं। उसके बाद है चयनात्मक भागीदारी। भई जहाँ पर लगे देश को कि यहाँ पे फ़ायदा है, यहाँ पे लाभ है, क्योंकि सभी देश जो हैं, वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए या नेशनल इंटरेस्ट के लिए जाते हैं। तो चयनात्मक भागीदारी यानी कि जहाँ पर आपके नेशनल इंटरेस्ट मिल रहे हैं, वहाँ पर आप चूज़ करो। अगर आपको लग रहा है कि ये नुकसानदायक है, उसको छोड़ दो। क्षेत्रीय और वैश्विक मंच भी मिल रहा है एक तरह से। क्षेत्रीयता भी मिल रही है एससीओ से और वैश्विक मंच भी मिल रहा है कि जो भी यहाँ पर इस मंच के पटल पर जो भी बातचीत होगी, वो पूरे विश्व में फैलेगी, है ना? फिर है रणनीतिक साझेदारियों से भी लाभ मिल रहा है। रणनीतिक साझेदारियों में जैसे कि आरआईसी, त्रिपक्षीय संवाद यहाँ पे आरआईसी रशिया, इंडिया और चाइना, रिक इसमें अब और बाकी के जो हम संगठन की बात करें तो वहाँ पर ये तीनों देश एक साथ बैठकर बात करने के मंच काफ़ी कम है या है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मिल जाएगा त्रिपक्षीय संवाद के लिए क्योंकि इतने प्रोमिनेंट इतने बड़े देश नहीं है इस एससीओ में। ये 3 ही बड़े देश हैं तो इन दोनों देशों के साथ अगर जैसे कि गलवान का मुद्दा है या सीमा विवाद है या चाइना के साथ कोई और प्रॉब्लम हमारी चल रही है तो उनके साथ सीधा संवाद हो सकता है, एलएसी पर संवाद हो सकता है, वहाँ पर तनाव कम किया जा सकता है। इसके अलावा देवसांग और डेमचोक जैसी 2024 में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, उन पर भी बात की जा सकती है। तो यानी कि एससीओ का फ़ायदा उठाया जा सकता है कि चाइना के साथ डायरेक्ट वन टू वन बात होने का एक मंच प्रदान करता है एससीओ और जब अगर वो एक तरह से प्रेशर में भी चाइना को लाया जा सकता है बाकी के देशों के सामने मुद्दा उठाकर। तो जैसा अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि पहलगाम का मुद्दा उठाया गया है यहाँ पर, है ना? तो इस पर बातचीत हुई तो निसंदेह बेशक चाइना की मंशा कुछ भी रही हो, आगे वो कुछ करे या ना करे, बट उसको हामी तो भरनी पड़ी ना कि एटलीस्ट उसको ये तो मानना ही पड़ा कि टेररिस्ट या टेररिज्म जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है ना? तो चलिए आज हमने एससीओ के बारे में पूरी 1 से लेकर 100 तक की गिनती यानी कि ए टू ज़ेड फैक्ट्स के साथ, स्टेटमेंट्स के साथ, जो भी इसमें अभी तक हुआ है एससीओ से रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़ेशन अगर आपको करना है किसी स्पेसिफिक अ, ऑर्गेनाइज़ेशन पर बात, तो आप बता सकते हो। मैं आपके लिए वो क्लास ले जाऊँगी, ठीक है? नहीं तो हम अगली क्लास में इंडियन पॉलिटी में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? वो हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। मैं बार-बार मैं कह रही हूँ जितनी भी क्लासेस हुई है, चाहे वो ऑर्गेनाइज़ेशंस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसमें हमने कई ऑर्गेनाइज़ेशन कर लिए हैं, ब्रिक्स कर लिया है, जी7 कर लिया है, बिम्स्टेक कर लिया है, ठीक है? और आज हमने कर लिया एससीओ। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, मैंने वही उठाए हैं जो 2025 में अभी तक जिनके समिट्स हुए हैं, ठीक है? तो इन सब के समिट्स हुए हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और अभी आने वाली क्लासेस में बाकी के भी हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है? ले लेंगे एक-एक। 3-4 क्लास के बाद एक ऑर्गेनाइज़ेशन उठा रही हूँ मैं। ये आपके पीसीएस में बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं। सारी जानकारी इसके अंदर है। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए, आप यहाँ से अगर आपने पढ़ाई की है, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएँगे। चलिए, ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय-बाय, टेक केयर।